नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सनीचरी बाजार की मनिहारी दुकानों में आधी रात को लगी भीषण आग, करीब 2 दर्जन दुकानें जलकर स्वाहा, लाखों का हुआ नुकसान। व्यापार विहार में दिन दहाड़े ड्राइवर से रुपयों का बैग छीनकर भागे मोटरसाइकिल सवार, तारबहार थाने में लिखाई गई रिपोर्ट। पूर्व विधायक अरुण तिवारी को फार्म हाउस रतनपुर से पुलिस ने किया गिरफ्तार, पीएम और सिंदूर ऑपरेशन को लेकर की थी अभद्र टिप्पणी। अरपा भैंसाझार परियोजना में नहर निर्माण के मुआवजा में करोड़ों की गड़बड़ी, तत्कालीन कोटा एसडीएम को किया गया निलंबित। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुधवार की रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास भक्त कंवर राम मार्केट सनीचरी बाजार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशों में जुटा रहा। आग की भयावहता को देखते हुए स्थानीय दमकल विभाग के साथ एनटीपीसी और अन्य स्थानों से दमकल वाहन बुलाए गए। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच में इसे शॉर्ट सर्किट का मामला माना जा रहा है। दमकल कर्मी सुबह तक आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। इस हादसे से व्यापारियों में भारी आक्रोश और चिंता है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत कपिल नगर इलाके में मुक्ति धाम के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेड़ के गिरने से विद्युत तार टूट गया और उससे जुड़ा लोहे का विद्युत प्रवाहित पोल सीधे सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि उस वक्त सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हादसे के बाद मौजूद आसपास के लोगों ने तत्काल विद्युत विभाग को सूचना दी, जिसके बाद लाइन को बंद कर दिया गया। हालांकि घटना के चलते सड़क पर आवागमन कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। विद्युत पोल के नजदीक में जाकर देखने से पता चला कि नीचे से विद्युत पोल सड़ चुके थे, जिनका गिरना तय था। आसपास के 2 लोहे के पोल जो नीचे से काफी कमजोर हो चुके थे। घटना के वक्त गनीमत रही कि कोई आ जा नहीं रहा था, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। बिजली विभाग को इस अव्यवस्था की ओर ध्यान देने की जरूरत है। बिलासपुर में अब लोकल टमाटर की आवक कम हो गई है। यहां पर बेंगलोर से टमाटर आ रहा है। स्थानीय बाड़ियों से टमाटर नहीं आने से कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को थोक फल सब्जी मंडी तिफरा में 350 से 400 रुपए प्रति कैरेट टमाटर बिका है। 10 दिन पहले टमाटर 200 से 250 रुपए प्रति कैरेट बिका था। कुछ दिनों में ही टमाटर का रेट एकदम बढ़ गया। बेमौसम बारिश होने के कारण टमाटर के दाम में लगभग 200 रुपए का उछाल आया है। आने वाले समय में टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमत में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। बिलासपुर और आसपास के जिले में बेमौसम बारिश होने से टमाटर ही नहीं बल्कि सभी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते स्थानीय फसल बर्बाद हो गई है। अब लोकल सब्जियों की आवक मंडी में कम हो गई है। विक्रेताओं का कहना है कि अब सब्जी महंगी हो जाएगी। 10 दिनों में टमाटर के भाव थोक में 4 गुना हो जाएंगे। वहीं अन्य सब्जियों के भाव में भी जोरदार उछाल आया है। थोक फल सब्जी मंडी तिफरा महासंघ के सचिव राज सोनकर ने बताया कि लोकल टमाटर का आवक कम होने और बाहर से आने की वजह से इसकी कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। टमाटर ही नहीं सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अब आने वाले समय में सभी सब्जियों की कीमत और बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि अब स्थानीय किसान जो सब्जी लगाते हैं वे धान बोने की तैयारी कर रहे हैं। इससे भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। सब्जी अभी लोकल आ रहा है ना। लोकल सब्जी का भी डिमांड है और सब्जी का रेट अभी बढ़ा हुआ है। क्या उतना मात्रा में आ नहीं रहा है लोकल सब्जी जितने मात्रा में आना चाहिए। तो जैसा टमाटर अभी 150-200 रुपये की रेट बिक रहा था, एकाएक महंगा होगा। आज 500 साढ़े 400 रुपये की रेट बिका है।
आने वाले समय में बरसात में लोकल सब्जी कम हो जाता है, बाहर का सब्जी का डिमांड बढ़ जाता है, तो थोड़ा सब्जी महंगा हो जाता है। लोकल सब्जी नहीं आने का कारण यही है, बरसात में पानी खेत में डम हो जाता है तो गल जाता है, खराब हो जाता है। इसके नाम से लोकल सब्जी का डिमांड कम हो जाता है, बाहर वाले सब्जी का आवक ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ प्याज के रेट है 12 रुपया, 16 रुपया, 15 रुपया है। पहली धीरे धीरे भाषण मैं नहीं सुना, मैं धीरे मैं नहीं गोठिया था दूसर नहीं सुनी, तब तक मैं नहीं गोठिया नहीं। पहली 20 रही थे, अभी 10-12 हो गए, 15-16 हो गए। प्याज देख देख के प्याज के रेट कम हुए। हाँ, प्याज के रेट कम हो गए। टमाटर के अब टमाटर हाई फाई हो गए, वो गवई गाँव में बिक्री नहीं होते, लेके फेंका था। अभी यहाँ टमाटर है 450, 500 का रेट है। और पहली रही से 200, 250, 300 रही से। और अभी हो गए, यहाँ लेगा था 500, 600, बेचा था 20 रुपया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नौतपा से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने प्याज के दाम को जबरदस्त प्रभावित किया है। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष प्याज की कीमत दोगुनी हो गई है। थोक फल सब्जी मंडी तिफरा में पिछले साल प्याज के भाव थोक में 7 रुपए किलो थे, लेकिन इस बार यहां 14 से 15 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। बताया जा रहा है कि बारिश होने की वजह से प्याज को निकालने में दिक्कत हो रही है। अब लोकल प्याज कवर्धा और बाईपास से ही आ रही है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से प्याज आने के कारण इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। प्याज सब्जी के व्यापारियों ने बताया कि अब लोकल प्याज भी खत्म होने के कगार पर है, जिसकी वजह से प्याज के दाम में उछाल आया है। इस साल मई में बारिश से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे आपूर्ति घट गई है, इसलिए इस साल प्याज की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। अभी प्याज के रेट भैया 13 रुपये है, कुछ दिन पहले 10 रुपये था। अभी नासिक स्टार्ट हुआ है बाहर से आना प्याज, अभी लोकल चल रहा था, 2 दिन हुआ है बंद हुए। अभी आया था लोकल, वो बेचे भैया 10 रुपये 8 रुपये बेचे हैं। बाकी अभी इसको आने वाला समय क्या रहेगा? आने वाला प्याज के रेट भैया 15 से 20 रुपये रहेगा भैया अभी। हाँ, अभी बढ़ने का चांस है भैया अभी। क्यों बढ़ने का चांस है? अभी लोकल प्याज आना बंद हो गया। अभी लोकल प्याज आ रहा था जो बंद हो गया है, और बाहर का प्याज बरसात में बढ़ जाता है भैया। लोकल प्याज क्यों बंद हो गया? लोकल प्याज यार स्टॉक खत्म हो गया, उसका स्टॉक खत्म हो गया। हाँ, नया फसल सीधा गर्मी में आएगा। लोकल प्याज आना बंद हो गया है, क्योंकि अब फसल खत्म हो गई है। तो अब नासिक का प्याज चूँकि 1-2 रुपये हो सकता है बढ़े, मौसम ऊपर खराब है, तो नासिक का प्याज 15-16 रुपये तक बिक रहा है, जहाँ पर लोकल प्याज 12 से 13, 13.5, 14 रुपये तक बाजार में बिक रहा है। और आगे देखो स्थिति कैसी बनती है। अगर यही स्थिति रही पानी बरसात, तो नासिक के प्याज में थोड़ी तेजी बन सकती है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि टमाटर के साथ कई सब्जियां दूसरे प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से आ रही है। स्थानीय बाड़ियों से सब्जियों की आवक बहुत ही कम हो गई है। इस समय ज्यादातर सब्जियां 30 से 60 रुपए किलो थोक में बिक रही है। चिल्हर की बात करें तो सभी सब्जियां 40 से 80 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। सेवानिवृत्त शिक्षक श्याम मूरत कौशिक को पेंशन भुगतान में अनावश्यक देरी और विभागीय लापरवाही के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज ने बिलासपुर में मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि संयुक्त संचालक डीईओ एवं बीईओ की आपसी चिट्ठीबाजी ने 8 वर्षों से उनके निलंबन काल का निराकरण नहीं होने दिया, जिससे उन्हें केवल 75% अंतरिम पेंशन ही मिल रही है। इस बीच कौशिक की धर्मपत्नी स्वर्गीय रुखमणी कौशिक की मेडिकल लापरवाही से हुई मृत्यु की पुनः जांच की मांग भी उठाई गई है। सीएमएचओ और सिम्स ने पहले की जांच को अंतिम मानने से इनकार किया, लेकिन समाज का कहना है कि प्रमुख बिंदुओं की अनदेखी हुई है। समाज ने चेताया है कि यदि शीघ्र न्याय न मिला तो जिला स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मेरा पेंशन का मामला है। 2016 में मैं सस्पेंड हुआ था और उस समय के जिला शिक्षा अधिकारी कुछ नहीं कर रहे थे, तो डायरेक्टर ने मेरे को रायपुर से बहाल किया था और उसमें वो लिखा था कि निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच उपरांत किया जाएगा। लेकिन आज 8 साल हो गया, इन लोग जांच नहीं कर पाए, और जबकि नियम है कि साल भर के भीतर जांच नहीं हो तो कर्मचारी को पूरा वेतन भत्ता मिलने का उनको अधिकार है। तो भी अब मेरे को परेशान करने के लिए अब डीओ ने फिर जेडी को लिख दिया
डीओ ने जेडी को, अब जेडी ने जांच अधिकारी बना दिया। तो मैंने कलेक्टर को कहा कि सर अब इसमें जांच की ज़रूरत नहीं है, 8 साल गुजर गया, इतने डीओ निकल गए, कोई जांच नहीं की, तो मेरे को पेंशन राहत दिया जाए। तो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जेडी के खिलाफ आप डायरेक्टर में जाओ। तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं यही गांधी जी के सामने धरना में बैठूंगा या जेडी कार्यालय के खिलाफ धरना में बैठूंगा। अब मैं कलेक्टर बिलासपुर को बता भी दिया हूँ कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, वो मेरा राइट है। और यहाँ पे जन दर्शन लगाया जा रहा है, मैं कहता हूँ जन दर्शन बंद कर देना चाहिए। जन दर्शन केवल दिखावा है, यहाँ केवल अधिकारी दर्शन हो रहा है, पब्लिक आ रहा है, आवेदन दे रहा है, पावती धर के जा रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। दूसरा मामला है मेरी पत्नी का गलत इलाज में जो मौत हुआ था, उसमें मैं जो शिकायत किया था, तो शिकायत के अनुसार CMHO और सिम्स के डीन ने जो जांच टीम बनाकर जांच करवाया था, उन्होंने मेरे शिकायत अनुसार जांच नहीं कराया। कौन थे उस समय CMHO थे, शुक्ला थे, फिर उसके बाद वो अनिल श्रीवास्तव आए, और डीन थे सहारे सर। और अभी वाला डीन भी वो लिख के दे दिया कि जांच एक बार हो गई है, दोबारा जांच संभव नहीं है। और जबकि एक होम्योपैथी डॉक्टर ने इलाज किया है वंदना उइके नेचर सिटी सकरी के हॉस्पिटल में, उसका बयान नहीं लिए हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर उइके का बयान लिया गया है, जबकि डॉक्टर चंद्रशेखर उइके ने इलाज ही नहीं किया है, और उसने बयान दिया कि मैंने इलाज किया है और जान बचाने की सारे प्रयास मैंने किया है। मतलब गलत आरोप का इलाज है, गलत इलाज। हाँ, मैंने होम्योपैथी डॉक्टर ने इलाज किया है ICU में, तो होम्योपैथी डॉक्टर को तो अधिकार ही नहीं है। इसकी शिकायत किए थे आप? हाँ, शिकायत किया हूँ और इनसे 5 बार मिल चुका और पूर्व कलेक्टर से भी मिल चुका हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दोनों मसलों को लेकर यदि कार्रवाई नहीं करेंगे, अब कलेक्टर जैसा अधिकारी बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता है, जेडी मेरे से बड़ा अधिकारी है, आप डायरेक्टर के पास जाओ। तो इसलिए इनको जन दर्शन के दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री से संबंधित सभी कार्य अब अंग्रेजी में होने लगे हैं, जिसके कारण दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसान और कम पढ़े लिखे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख रूप से किसानों को अंग्रेजी में लिखे शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक भी कागज अंग्रेजी में होने के कारण परेशान हो रहे हैं, जबकि इसके पहले सभी काम हिंदी में होता था और लोगों को आसानी से समझ में आ जाता था, लेकिन अब सभी काम अंग्रेजी में होने के कारण गलतियां हो रही हैं। यह भी परेशानी का एक बड़ा सबब है, जिसका खामियाजा रजिस्ट्री के लिए पहुंचने वाले मध्यम वर्गीय गांव के गरीब और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे जटिल समस्या हमारे साथ ये आ रहा है कि भारत देश में उस देश के एक बहुत छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ में लगभग 80% ग्रामीण अंचल है, जो पढ़े लिखे की श्रेणी में बहुत कम है। आज जो सिस्टम लॉन्च हुई है, जो राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, और जहां तक इस कार्य को अंग्रेजी के गुलामी से हटाने के बजाय अंग्रेजी की गुलामी में जकड़ी गई है। अंग्रेजी की शब्दावली में जितनी AIEO होता है, इसमें सारी पक्षकारों का नाम का त्रुटि अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। इसको सुधारने के लिए जो अंग्रेजी के जानकार हैं, वो लोग भी इस त्रुटि को स्वीकार करते हैं। जो ग्रामीण अंचल से आए हैं, उनको मैं नहीं समझ पाया हूँ। जो यही कार्य करते 25-30 साल से कार्य कर, तो मेरे को समझने में दिक्कत नहीं, बहुत कठिनाई होती है। सरकार पाठशाला खोले जहाँ मैं जाके पढ़ूँ ABCD, या उन पक्षकारों के लिए पाठशाला खोला जाए जो पंजीयन कराने आते हैं, ताकि वो पढ़ के समझे और अंग्रेजी और हिंदी की परिभाषा को देखे। तीसरी और महत्वपूर्ण, मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम अंग्रेजी के गुलाम हैं, कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है कि अंग्रेजी है, इसमें जनहित में प्रसारित करके आम जनमानस को एक सुयोग्य मार्ग दिखाने का कृपा करें। क्या चाह रहे, क्या करना चाहिए? सरल भाषा में होना चाहिए जो पहले होता था। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यापार विहार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने ड्राइवर से झपटेमारी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश करीब 1,30,000 रुपए नकद और एक बैटरी से भरा झोला छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित निर्भय कुमार सारथी 20 वर्षों से ड्राइवरी का काम कर रहा है और उसका खुद का माजदा वाहन है जिसमें वह व्यापारियों के सामान लेकर आता जाता है। 3 जून को वह लोरमी के 2 किराना व्यापारियों से 1,30,330 नकद और एक पुरानी बैटरी लेकर व्यापार विहार आया था। पंकज जायसवाल की गाड़ी में लिफ्ट लेकर वह यहां पहुंचा जहां उसकी माजदा पहले से खड़ी थी। गणेश आलू के सामने जब वह अपनी माजदा की ओर जा रहा था तभी हाथ में रखे लाल रंग के झोले में रखे कैश और बैटरी को 2 बाइक सवार युवकों ने झपट लिया और तेजी से फरार हो गए। पीड़ित ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया लेकिन वे भाग निकले। घटना के समय उसके साथ शिवम राजपूत मौजूद थे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को झकझोर दिया है, जहां एक ई-रिक्शा चालक की लापरवाही ने एक 41 वर्षीय व्यक्ति की जान ले ली। पहले तेज रफ्तार ई-रिक्शा से सड़क पर पैदल चल रहे व्यक्ति को ठोकर मारी गई। उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त उसी घायल को लेकर ई-रिक्शा पलट गया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह पूरी घटना 3 जून की है। मृतक का नाम ब्रिज बिहारी चौधरी, उम्र 41 वर्ष है, जो बिलासपुर के रफ्ता चौक सब्जी मंडी चाटीडी सरकंडा इलाके के रहने वाले थे। वे किराना दुकान से सामान लेकर घर लौट रहे थे। जब वे सब्जी मंडी के पास देवांगन पान ठेले के नजदीक पहुंचे तभी ई-रिक्शा क्रमांक CG10 BS 8421 के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए उन्हें ठोकर मार दी। ब्रिज बिहारी को सिर में गंभीर चोट आई और वे वहीं घायल हो गए। सूचना मिलते ही उनकी पत्नी पार्वती चौधरी, जो खुद सिम्स अस्पताल के पास रहती है और सब्जी मंडी में चाय ठेला लगाती है, मौके पर पहुंच गई। इसके बाद वही ई-रिक्शा चालक घायल को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल ले जाने लगा। साथ में पार्वती चौधरी और एक परिचित महिला भी उसी ई-रिक्शा में बैठी। लेकिन लापरवाही का सिलसिला यहीं नहीं रुका। लगभग 3:30 बजे जैसे ही रिक्शा सिम्स अस्पताल के आपातकालीन गेट के पास पहुंचा, चालक ने उसे तेज गति से मोड़ा जिससे ई-रिक्शा पलट गया। रिक्शा पलटने से घायल ब्रिज बिहारी चौधरी दोबारा जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें रिक्शा से निकालकर इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद अपने रिक्शा को सिम्स परिसर में ही छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पतासाजी में जुट गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से सीपत की ओर जा रहे एक बाइक सवार युवक की उस वक्त दर्दनाक मौत हो गई जब जानसी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। यह घटना सीपत थाना क्षेत्र की है, जहां रफ्तार का कहर एक और जिंदगी लील गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश जारी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर झारसुगुड़ा स्टेशनों के मध्य 206 किलोमीटर विद्युतीकृत चौथी लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसमें जागमा कोतरलिया स्टेशनों के मध्य
8.402 किलोमीटर विद्युतीकृत नई चौथी लाइन के निर्माण के बाद इंटरलॉकिंग सहित सभी कार्य पूरे होने के बाद एसई सर्कल के आयुक्त रेलवे सेफ्टी बी के मिश्रा द्वारा नई चौथी लाइन का निरीक्षण कोतरलिया स्टेशन से प्रारंभ कर स्टेशन कैबिन पैनल रूम से लेकर यार्ड तक अवलोकन किया गया। इस दौरान अधिकारियों से चर्चा भी की गई। निरीक्षण टीम के साथ चौथी नई लाइन का जामगा स्टेशन तक मोटर ट्राली निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इंटरलॉकिंग क्रॉसिंग पॉइंट OHE लाइन ब्रिज सिग्नलिंग उपकरण के साथ परिचालन और संरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का गहन अध्ययन निरीक्षण किया गया। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सीपत से कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण तिवारी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का है। तिवारी के खिलाफ शहर के एक युवक रंजीत यादव ने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रतनपुर स्थित फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और देखना दिलचस्प होगा कि नेताजी को जेल मिलती है या बेल। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अरुण तिवारी लगातार सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम के साथ छेड़छाड़ कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पोस्ट में न केवल PM मोदी बल्कि उनकी धर्मपत्नी को भी घसीटा गया। लाइक और कमेंट्स की दौड़ में नेताजी मर्यादा की सभी सीमाएं पार कर गए। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मैं उनके खिलाफ था, मैं उनके खिलाफ हूं और मृत्यु तक मैं उनके खिलाफ रहूंगा। एक पॉइंट, जहां तक बात पोस्ट की आई है, तो मैंने कल वो पोस्ट को पेपर में पढ़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने डाला कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं फेस करूंगा, जो भी मेरे को होगा मैं पीछे नहीं हटता, कायम था, कायम हूं, कायम रहूंगा अपनी बात पे। लेकिन आज मेरे को एक स्क्रीनशॉट आया, किसी व्यक्ति ने भेजा और उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा मैं बोलता हूं, ये सब मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं बोलता हूं, पर मैं होश और हवास में कुली है, ड्राइवर है, ऐसा जब चलाता रहता तब जरूर बोलता हूं, अरे क्या करता रहे, गाली बक्के बोलता हूं, कह रहा हूं मैं। लेकिन पोस्ट में, सार्वजनिक जीवन में, फेसबुक में जाकर प्रधानमंत्री को जिस भाषा का उपयोग किया गया है वो मेरी भाषा नहीं है। मेरी भाषा एक है, नर्रू 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 नर्रू। जब राहुल गांधी को लोग पप्पू कह सकते हैं प्रधानमंत्री, तो मैं उनको नर्रू कहता था, मैं उनको नर्रू कहता हूं और मैं नरेंद्र मोदी को नर्रू कहता रहूंगा। इसमें जो भी धारा लगती है लगे। टिप्पणी अरुण तिवारी मुंह पे करेगा जिस दिन करेगा। मैं किसी नरेंद्र मोदी डरता नहीं, मैं प्रधानमंत्री डरता नहीं, मैं मुख्यमंत्री डरता नहीं, मैं पुलिस वाले से भी डरता नहीं। मैं अपनी पोस्ट उस वाली पोस्ट में कायम नहीं हूं जो मुझे अभी यहां दिखाई गई। मैं नरेंद्र मोदी को ना तो मैंने उसमें दिखाया है जो PI साहब ने गाल लिखा हूं। अब गाल है कि और कुछ है मैं नहीं जानता। एक मादर लिखा है, अब मादर हमारे यहाँ बस्ता भी है, वो है मैं नहीं जानता,
पर हाँ वो दुर्लिख है और है वो आपत्तिजनक है। अगर गंभीर रूप सोचे तो आपत्तिजनक है और प्रधानमंत्री के खिलाफ ये टिप्पणी अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, अरुण तिवारी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि उनकी फेसबुक आईडी हैक हो गई थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें रतनपुर से गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने लाया और फिर कोर्ट में पेश किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। 2 दिवस पूर्व प्रार्थी के द्वारा थाना सिविल लाइन में एक आवेदन दिया गया था, जिसमें आरोपी अरुण तिवारी के द्वारा फेसबुक में एक पोस्ट की गई थी, जो कि पोस्ट अपमानजनक आपत्तिजनक थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ थी वो पोस्ट, जिस पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध बीएनएस की धारा 296, 352, 299, आईटी की धारा 67 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आज दिनांक को अरुण तिवारी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है और उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया है। कोर्ट जाते वक्त नेताजी कभी खुद को बेगुनाह बताते दिखे तो कभी बोले मैं किसी से नहीं डरता। अब फैसला अदालत को करना है कि बयानबाज नेताजी को जेल होगी या जमानत मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रतनपुर में बीते रविवार एक स्थानीय चर्च में हुए बवाल को लेकर ईसाई समाज ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईसाई समाज के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में रतनपुर थाने का घेराव कर दिया, साथ ही साथ कड़ी निंदा करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग रखी। समाज के लोगों का कहना है कि प्रार्थना के दौरान बजरंग दल से जुड़े करीब 15 लोग चर्च में घुस आए और न सिर्फ वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की, बल्कि महिलाओं से बदसलूकी और अभद्र व्यवहार भी किया गया। ईसाई समाज का आरोप है कि महिलाओं को गाली दी गई, धक्का मुक्की की गई और कुछ के साथ यौन उत्पीड़न जैसा व्यवहार हुआ, जिससे पूरे समुदाय में आक्रोश है। सूरज ब्राह्मण, गौरव धनकर, वीरेंद्र कश्यप, कस्तूरबा सूर्यवंशी, आकाश यादव और नितेश यादव जैसे नाम सामने आए हैं। एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एफआईआर नहीं लिया गया। ईसाई समाज का कहना है कि यह सीधे सीधे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है। पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। ईसाई समाज ने प्रशासन पर गंभीर पक्षपात के आरोप लगाते हुए पूछा है कि पुलिस अब आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है भी या नहीं, या फिर नफरती संगठनों की ढाल बन चुकी है। बिलासपुर आबकारी विभाग ने क्षेत्र में अलग अलग स्थलों पर अवैध महुआ शराब के लिए छापामार कार्रवाई की, जिसके तहत 4 मामले में 2 आरोपियों को 79 लीटर महुआ शराब एवं 900 किलो लहान के साथ पकड़ा गया है। आबकारी की टीम ने जलसो, घुटकू, खरगहना में कार्रवाई की, जिसमें कुंती वर्मा निवासी घुटकू 15 लीटर महुआ शराब, इंद्र कुमार वर्मा पति चैतू राम वर्मा निवासी जलसो से 9 लीटर महुआ शराब और 90 किलोग्राम लहान, ग्राम खरगहना के जंगल से एक लावारिश प्रकरण के अलावा ग्राम जलसो में तालाब किनारे से 55 लीटर महुआ शराब और 810 किलोग्राम लहान जब्त किया गया। सभी मामलों में कार्रवाई की गई है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर 3 जून 2025 को बिलासपुर खनिज विभाग की टीम ने रतनपुर, लखराम, अकलतरी, सरवन देवरी, गढ़वट और चोरहा देवरी क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान चोरहा देवरी, गढ़वट और सरवन देवरी के खारंग नदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन करते हुए 6 ट्रैक्टर पकड़े गए। वहीं एक अन्य ट्रैक्टर ईंट का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया। कुल मिलाकर 7 वाहनों को जब्त कर रतनपुर थाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर RTO आनंद रूप तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। कोटा के अनुविभागीय अधिकारी SDM रहते हुए तिवारी पर अरपा भैंसा झार चकरभाटा नहर निर्माण के लिए की गई भू अर्जन की कार्रवाई में गड़बड़ी करने के आरोप थे। निलंबन के बाद उन्हें संभाग आयुक्त कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। तिवारी के सस्पेंशन ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि इसकी वजह से सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। अधिकारी की हरकत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता बरती गई, इस वजह से एक्शन लिया गया है। बिलासपुर के अरपा भैंसा झार परियोजना में एक ही खसरे का अलग अलग रकबा दिखाकर मुआवजा बांटने में 3,42,17,920 रुपए की अनियमितता की गई। तब कोटा के तत्कालीन SDM आनंद रूप तिवारी, कीर्तिमान सिंह राठौर समेत अन्य अफसरों को दोषी पाया गया था, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं की गई थी। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के कुछ सफेदपोश भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने ये सब खेल खेला गया था। अगर इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हुई तो जांच की आंच उन सफेदपोश माफियाओं तक भी पहुंचेगी जो इस मुआवजा प्रकरण में लंबी राशि को चुपचाप दबाकर बैठ गए हैं। मामला सुर्खियों में आने के बाद पीछे से इस मामले को दबाने के लिए वे सभी पूरी ताकत लगाए बैठे थे, मगर अब सरकार की नजर इस प्रकरण पर चली गई है। बिलासपुर में लगातार बढ़ रही अवैध प्लॉटिंग पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। खासकर वार्ड क्रमांक 13 में बिना अनुमति के जमीन बेचने और बस्तियां बसाने के खेल का खुलासा होते ही निगम की टीम हरकत में आई है। वार्ड पार्षद रमेश पटेल ने इस पूरे मामले को कलेक्टर के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद नगर निगम ने जांच शुरू कर दी और शुरुआती जांच में 25 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वार्ड नंबर 13 के पंडित दीनदयाल नगर, चड्डाबाड़ी, यादव गली और पाठ बाबा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग जोरों पर है। बिना नक्शा पास कराए, बिना जल निकासी और सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के जमीन के टुकड़े काट कर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इन इलाकों में रहवासियों को सपने तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में बुनियादी ढांचा नदारद है। पार्षद रमेश पटेल की शिकायत पर जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल ने क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध निर्माणों की पुष्टि की है। इसमें हमको जैसे ही जानकारी हुई, इस मौके पे गए पूरी टीम के साथ, उनका सर्वे कराया गया और वहाँ लगभग 25 मकानों को नोटिस जारी किया गया है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आगे कार्यवाही उस पर की जा रही है। निरीक्षण के बाद नगर निगम ने 25 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जोन कमिश्नर का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, दोषियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध प्लॉटिंग को लेकर निगम का यह पहला बड़ा एक्शन माना जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या जमीन पर भी कुछ सख्ती दिखेगी। फिलहाल शहर में अवैध प्लॉटिंग और प्रशासनिक निगरानी दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ ने नगरीय निकायों के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए 9 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, प्लेसमेंट कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन और नियमितीकरण, स्वच्छता दीदी को साप्ताहिक अवकाश देने, अतिरिक्त कार्य का भुगतान, वर्षों से पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों को लाभ, समय पर वेतन भुगतान, पुरानी पेंशन योजना की बहाली के अलावा निष्ठा ऐप की तकनीकी खामियों के समाधान की मांग की गई है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश तिवारी एवं जिला अध्यक्ष नंद कुमार कुशवाहा ने बताया कि निष्ठा ऐप की तकनीकी समस्याओं से कर्मचारियों का वेतन कट रहा है, जो अनुचित है। साथ ही नियमित कार्य के अतिरिक्त कार्यों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। महासंघ ने मांग की है कि मुख्यमंत्री स्वयं इन मुद्दों पर संज्ञान लेकर शीघ्र समाधान करें ताकि कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष दूर हो सके।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार, इसके पहले सरकार ने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया था, सिर्फ नगरीय निकाय में लागू नहीं किया गया है। तो हम लोग को ये लगता है कि हमारे साथ भेदभाव का बर्ताव किया जा रहा है। हमारा सरकार से आग्रह है कि वो हमारे नगरीय निकाय के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दें, जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और आप लोग भी प्रयास करिए कि वो कैबिनेट में यदि रखा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। मांगे अभी पूरी नहीं होती है तो कहाँ तक की लड़ाई लड़ेंगे? तो हमारा अभी अगला रणनीति फिर से प्रदेश का बैठक होगा, तो उसमें हम लोग रणनीति बनाएंगे और आगे की क्या कार्रवाई करना है उसमें सभी पूरे प्रदेश के लोग निर्णय लेंगे। जो है हो चुका, नियमित नहीं किया गया, बहुत से कर्मचारी उसमें जो है ख़त्म भी हो चुके हैं और ठेका प्रथा जो है उसको जो बंद किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। शोषण हो रहा है कर्मचारियों के साथ और सस्ता दीदियों लोग का जो है कलेक्टर दर में भुगतान होना चाहिए। अभी वर्तमान में तखतपुर में जो है वहाँ दीदियों के साथ अधिक जो है प्रताड़ना किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा और उनसे ज़बरदस्ती रोडों में झाड़ू लगवाना, सड़क में कचरा उठवाना, मना करने पे उनके साथ जो है काम से निकाल देने की धमकी, बीच में उन्होंने 780 और स्वयं आइसोलेटर भी दिया हुआ था। उसके बाद संगठन तरफ से जब कार्रवाई हुई तो उनको वापसी लिया गया। फिर अभी वर्तमान ऐसी जानकारी हुई है कि उनको ज़बरदस्ती उनसे लिखवाया जा रहा है कि तुमको काम से निकाल दिया जाएगा। और गिट्टी श्राम सेंटर से सुपरवाइजर सर, हम लोग जो कार्य करते हैं स्वच्छता दीदी का, उसमें तो हमारा वेतन का मांग तो पहले किए थे कलेक्टर दर से, वो तो मात्र हमको 800 बढ़ाएं, 8000 कुल मिला के दे दिए। हम लोग कलेक्टर तक पेमेंट तो हुआ ही नहीं। प्लस हमारे पास जो निष्ठा का ऐप है वो सभी हमारी दीदियों के पास निष्ठा तो नहीं है, मोबाइल नहीं है, उसकी वजह से हम लोग निष्ठा लेने में दिक्कत होता है। और उसके बाद भी कभी कभी लोकेशन बाहर का दिखा देता है तो उसमें भी पेमेंट हमारा कट जाता है। अगर हम कभी कर रहे हैं और मान लो कभी सर्वर डाउन हुआ उसमें भी हमारा पेमेंट की कटौती होती है, इसलिए निष्ठा को बंद किया जाए। पहले जो रजिस्टर सिस्टम चलता था और जो क्या बोलते थंब वाला वो सही था, मगर जो निष्ठा ऐप है इसको बंद करा के हमको रजिस्टर सिस्टम करा जाए, हमारी यह मांग है। बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष हेमचंद मीरी ने बुधवार को महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 3 प्रमुख जनहित के मुद्दों पर अविलंब हस्तक्षेप की मांग की गई है। पहला मुद्दा राज्य सरकार द्वारा 10,463 शासकीय विद्यालयों को बंद करने के निर्णय से जुड़ा है, जिसे बसपा ने शिक्षा विरोधी और गरीब, आदिवासी व पिछड़े वर्ग के बच्चों के भविष्य के लिए घातक बताया है। पार्टी ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की है। दूसरा विषय 10 जून 2024 को बलौदा बाजार भाटापारा में सतनामी समाज के निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी से जुड़ा है। बसपा ने घटना की न्यायिक जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। तीसरा मुद्दा किसानों से जुड़ा है। पार्टी ने सरकार पर रबी फसल खरीद वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग की है। बसपा ने तीनों मुद्दों को जनता के जीवन से जुड़ा बताते हुए राज्यपाल से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है। मांगे यही है कि युक्तिकरण के नाम पर जो 10,463 विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो ऐसा तुगलकी फरमान सरकार वापस ले, क्योंकि यहाँ पर सरकार की जो मंशा है वो शिक्षा को बंद करके दारू भट्टी खोलने की जो मंशा है ये बहुत ही गलत है। यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। जिस तरह से पिछले 10 जून को भाटापारा में जो सतनामी समाज के साथ घटना हुआ था, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों को जो है जेल में बंद कर दिया गया था, तो ऐसे निर्दोष लोगों को निःशर्त रिहा किया जाए। भाजपा सरकार है, उन्होंने ये वादा किया था चुनाव के समय कि रबी फसल जो होगा उसको भी समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा, लेकिन आज सरकार आनाकानी कर इस तरह का जो अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, तरह तरह के आदिवासियों के साथ अन्याय, बहुत सारी घटना जो प्रदेश के अंदर हो रही है, इन तमाम घटना को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में आज धरना प्रदर्शन में ज्ञापन देने का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा निर्देशित था। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण का कार्य जारी है। यह कार्य छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षकों और विद्यालयों के बेहतर और समान वितरण के लिए किया जा रहा है। यह कार्य बिलासपुर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी शालाओं में शिक्षकों और संसाधनों का उचित दोहन हो। युक्तियुक्तकरण से न केवल शालाओं की कार्य प्रणाली में सुधार होगा बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ भी सुलभ रूप से प्राप्त होगा। बिलासपुर जिले से अतिशेष शिक्षकों का वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया में शिक्षकों द्वारा रिक्त स्थानों में से अपने पसंद के विद्यालयों का चयन किया जा रहा है। श्रीमती सुनीता ध्रुव, श्रीमती सती श्रीवास्तव, श्रीमती सोना तिवारी, श्रीमती भारती तिवारी। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण यानी तर्क संगत समायोजन कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत ज्यादा है वहां संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को जहां कम छात्रों के कारण समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है उन्हें नजदीकी अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर उपलब्ध हो सके। इससे बच्चों को ज्यादा योग्य और विषय के हिसाब से विशेषज्ञ शिक्षक मिलेंगे। स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर आदि की सुविधाएं सुलभ होंगी। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अब पर्याप्त शिक्षक मिलेंगे। जिन स्कूलों में पहले गिनती के ही छात्र होते थे वहां पर अब पास के अच्छे स्कूलों में जाकर वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस बदलाव से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मस्तूरी हनुमान मंदिर से निकली 3 दिवसीय दंडवत गौ सेवा पदयात्रा बुधवार को बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंची। ओमेश बिनसेन और विपुल शर्मा के नेतृत्व में निकली यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने सहित कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर था। यात्रा के समापन पर कलेक्टर एवं एसपी कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांगों में रतनपुर, तखतपुर जैसे गौवंश बाजारों को बंद करना, गौ सेवा धाम को भूमि देना, लापरवाह डॉक्टर राम ओतलवार को निलंबित करना, 24 घंटे वेटनरी अस्पताल चालू रखना जैसी प्रमुख मांगे शामिल रहीं। अन्य मांगों में विदेशी नस्लों पर रोक, गौ मंत्रालय का गठन, गौ तस्करों पर राजद्रोह व फांसी की सजा और कृत्रिम गर्भाधान पर रोक शामिल है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने तक प्रदेश भर में जन जागरण दंडवत यात्राएं जारी रहेंगी। प्रमुख जो मांग है उस पर फुटीघाट मवेशी बाजार और रतनपुर और तखतपुर मवेशी बाजार हटाने के लिए हमने जो मांग रखी थी उस पर उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। साथ में जो लापरवाह डॉक्टर है उसको हटाने की मांग करी हमने। उस पर भी जो है पशुपालन विभाग के जो मेन अधिकारी हैं वो आए हुए थे, फिर भी हमको गोल वहाँ पर जवाब मिला। हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमको गौ सेवा के लिए ज़मीन दी जाए। पशुपालन विभाग का कहना है कि हम अलॉटमेंट के लिए सरकार को निर्देश भेजे हैं लेटर, लेकिन आज 23 साल हो गए भाई साहब, 23 साल में आप लोगों ने ज़मीन नहीं दी। क्या शासन प्रशासन के पास में इतना पावर नहीं है कि किसी प्रकार से कोई अलॉटमेंट करवा दे? हम उसका शुल्क देने के लिए एग्री हैं। जो आपकी सरकारी जो रेट होता है उस रेट में हमको ज़मीन दे दो, लेकिन उतना तो करवा सकते हैं आप। लेकिन फिर भी हमको सही रूप से जो जवाब है वो हमको नहीं मिला, हमको खाली आश्वासन मिला है। 15 दिन के भीतर में अगर सरकार और प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता है, हम जो है वो जल और अन्य त्याग करके जल सत्याग्रह करेंगे। हम किसी भी तालाब या नदी के अंदर में चले जाएंगे इतने पानी पर, और जल और अन्य त्याग करके हम सत्याग्रह पर बैठ जाएंगे। हम 15 दिनों का
समय दिए। बिलासपुर में महेश नवमी के अवसर पर माहेश्वरी समाज महिला मंडल और युवा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को सीएमडी चौक स्थित लायंस भवन में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महेश नवमी को माहेश्वरी समाज अपनी उत्पत्ति का पर्व मानता है और हर वर्ष इस दिन को सेवा कार्यों के माध्यम से मनाया जाता है। इस बार भी समाज के लोगों ने परंपरा को निभाते हुए रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया। रक्तदान शिविर में 50 से ज्यादा रक्तदाताओं ने भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। एकत्रित किए गए रक्त को बिलासा ब्लड बैंक को सौंपा गया ताकि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके। आयोजन स्थल पर समाज के सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली, जिसमें युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर शामिल हुईं। माहेश्वरी समाज द्वारा ये रक्तदान शिविर हर महेश नवमी पे मनाया जाता है। महेश नवमी हमारा जो है उत्पत्ति दिवस है। उस दिन पूरे समाज जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और एक नई कार्य की जो है शुरुआत करता है। इसमें हम लोग बाग रक्तदान शिविर महेश वंदना और अभी महिला मंडल द्वारा ट्राई साइकिल का जो है वितरण किया जा रहा है और इसको भी धीरे धीरे हम इसको अपने समाज का और ये सुलभ कराने का कार्यक्रम लगातार करेंगे। हम सब महेश्वरी समाज के मेंबर हैं और ऐसा माना जाता है कि हम शिव महेश के वंशज हैं, इसलिए हम महेश से महेश्वरी बने। आज हमारा उत्पत्ति दिवस है महेश्वरी का। उस दिवस को हम पूरे भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको मनाते हैं। कुछ तरह की सेवाएं करते हैं, कुछ समाज के लिए सेवा करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इसको बड़े उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्लड डोनेशन तो पिछले 10-12 सालों से करते आए हैं बिलासा ब्लड बैंक के साथ में मिल करके, और इस बार महिलाओं ने व्हील चेयर का भी इसमें ऐड किया है डोनेशन का। 6 व्हील चेयर हम लोग जरूरतमंदों को जरूरत स्थानों में दिया जाएगा, वो भी आपने यहाँ पे अभी देखा होगा। तो बहुत जोर से बहुत हर्षोल्लास से इस बार हमारे नए अध्यक्ष के निर्देशन के अनुसार बहुत हर्षोल्लास से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। माहेश्वरी समाज के लोगों ने बताया कि वे इस दिन को महेश नवमी के रूप में मनाते हैं, जो भगवान शिव के वंशज माने जाते हैं। समाज के लिए यह दिन एक आध्यात्मिक और सामाजिक संकल्प का दिन होता है। हर वर्ष इस दिन सेवा और परोपकार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें रक्तदान शिविर की परंपरा पिछले कई वर्षों से निभाई जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में गौ सेवा धाम से जुड़े गौ सेवकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मस्तूरी से बिलासपुर तक दंडवत यात्रा निकालकर अनोखा प्रदर्शन किया। गौ सेवक दंडवत प्रणाम करते हुए लंबी दूरी तय कर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने, गौ सेवा धाम के लिए भूमि आवंटन, प्रदेश भर में गौवंश के बाजार बंद करने, गौ मंत्रालय का गठन और गौ तस्करों पर राजद्रोह की कार्रवाई शामिल है। गौ सेवकों का कहना है कि गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, वरना वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़।